ना जाने क्यों आज आईना देखने में भी शर्म आ रही थी। बरसों पहले मेरी खूबसूरती को दिखाने वाला चेहरा आज मुझे मेरी ही बदसूरत शख्सियत से डरा रहा था। मेरी गलतियों की कोई माफ़ी भी नहीं थी। क्या कसूर था उसका? यही कि उसने एक आदर्श पति का फ़र्ज़ निभाया था। क्या गलत किया था और मैंने उसे इतनी बड़ी सज़ा दे दी। मुझे आज खुद शर्म आ रही थी अपने ऊपर, जब मैंने आज 25 साल बाद उसे मेले में उसकी पत्नी के साथ देखा। पर मैं आप सबको ये क्यों बता रही हूँ? क्या मैं उसके 25 साल वापस कर सकूंगी? कभी नहीं। वक्त है, वापस नहीं ला सकती। पर आप लोगों को अपना जुर्म ज़रूर बताऊंगी, पूरी दुनिया को बताऊंगी। यही मेरी सज़ा है, ताकि आप भी मुझ जैसी लड़की से सावधान रहें। आइए चलते हैं आज से 25 साल पीछे, माया यानी मेरी कहानी की ओर। किसी भी लड़की के लिए उसका मायका बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो अपने जीवन का लगभग आधा समय मायके में ही व्यतीत करती है, लेकिन शादी होने के बाद वही मायका पराया हो जाता है। उसके अधिकार सीमित हो जाते हैं। उसके मायके और ससुराल के बीच एक रेखा खींच दी जाती है, और मेरा ऐसा मानना है कि उस मर्यादा रेखा के अंदर ही औरत का मान सम्मान होता है। रेखा पार करते ही मान सम्मान सब चला जाता है, चाहे मायका हो या ससुराल। और एक लड़की के लिए यही सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होती है, मर्यादा में रहकर दोनों परिवारों को खुश रखना। अभी शादी के 2 साल भी तो नहीं हुए थे, इतने लड़ाई झगड़े। जो भी देखता यही कहता, ऐसी शादी से तो आजीवन कुंवारे अच्छे। माया जब बोलना शुरू करती तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। उसे जो सही लगता वही सही होता। राजू ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर इन 2 सालों में माया ने कभी भी ससुराल को अपना घर नहीं समझा। और यही बात थी जो माया भी अपने ससुराल वालों के दिल में जगह नहीं बना पाई। माया की शादी एक छोटे से गांव पहाड़पुर में राजू के साथ हुई थी। राजू के घर में खेती बाड़ी होती थी। इकलौता बेटा था अपने माता पिता का। समय के हिसाब से अपने ज़माने में हाई स्कूल पास था और पूरे गांव में सबसे होनहार। पास ही के गांव के प्रधान की बेटी माया, वो भी अपने गांव के स्कूल से ही 5वीं पास थी। आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके लिए उसे दूसरे गांव जाना पड़ता, इसलिए 5वीं तक पढ़ने के बाद घर बैठा दिया गया। लेकिन प्रधान की बेटी थी, इसलिए अपने आगे किसी इंसान को इंसान नहीं समझा। 17 साल की उम्र में ही शादी हो गई। राजू अपने माता पिता की इकलौती संतान था। जाने कितने सपने और कितनी उम्मीदें थी, जो कि माया के डेहरी पर कदम रखते ही खत्म हो गई। शादी के दूसरे दिन ही माया ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। राजू के मामा की बेटी कंचन बचपन से ही राजू के यहाँ रहती थी। भाभी चलो, बुआ बुला रही हैं। क्यों, कुछ काम है क्या? माया ने तिड़क कर पूछा। जी भाभी, आज तो आपको खाना बनाना है। अच्छा, पर मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। हमारे यहाँ तो काकी ही खाना बनाती है। कोई बात नहीं भाभी, ये तो एक रस्म है। मैं हूं ना, आपकी मदद कर दूंगी। ठीक है, चलो मैं आती हूँ। माया इतनी बेरुखी से बोली कि कंचन सहम गई। पूरा 1 घंटा हो गया था, लेकिन माया अपने कमरे से बाहर नहीं आई। बुआ, सब खाना तो बन ही गया है, पर भाभी तो आई ही नहीं। जाओ एक बार फिर से बोलाओ। ना बुआ, मैं नहीं जाऊंगी, भाभी से तो डर लगता है। विमला जी हंसती। ठीक है, मैं जा रही हूँ। विमला जी ने कमरे में पैर रखा तो बहू रानी अभी भी चादर ताने सो रही थी। नई नवेली है, अभी जिम्मेदारी नहीं समझती। बस यही सोचकर वो बहुत ही शांति के साथ बोली, माया बेटा उठ जाओ, आज ससुराल में तुम्हारी पहली रसोई है। पूरा खाना बन गया है, बस खीर में शक्कर डाल दो। क्या है, कोई सोने भी नहीं देता। खाना खाना, सुबह से खाना खाना की रट लगाए हुए हैं। बेचारी विमला जी क्या बोलती। तैयार होकर बाहर आ जाओ, इतना कहकर वो दुखी मन से बाहर आ गई। उतरा चेहरा देखकर कंचन बोली, बुआ भाभी तो ठीक से बात भी नहीं करती। कोई बात नहीं, घर में सारे रिश्तेदार हैं, अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं। भाभी आ तो रही हैं ना? हाँ, बोल तो दिया है। माया आधे घंटे बाद कमरे से बाहर आ गई। खीर में शक्कर डालकर शुभ कर दिया और एक कटोरी खीर परोसकर भगवान के सामने रख दी। सभी रिश्तेदारों ने माया को नेग में कुछ न कुछ जरूर दिया। इतना मिलने के बाद माया बहुत खुश थी। विमला जी के कहने पर उसने सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया।
लेकिन चेहरे पर किसी के लिए भी प्रेम भाव की झलक नहीं थी। उसका इतना रूखा स्वभाव देख सभी लोग थोड़ा निराश हुए, पर समय के साथ सब ठीक हो जाएगा कहकर लोगों ने विमला जी को समझाया। सारे मेहमान चले गए थे। शाम का खाना खाकर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। माया भी सोने की तैयारी में थी। तभी राजू ने कमरे में प्रवेश किया। राजू को देख माया थोड़ा शर्मा गई। बैठो माया, खड़ी क्यों हो? माया, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं। चलो अच्छा है, कोई भी दिक्कत हो तो माँ से बता देना। कंचन अपने साथ ही रहती है, तुम्हें कभी भी अकेलापन नहीं लगेगा। बहुत अच्छी है स्वभाव में। सुनो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? मुझे तो बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, माया ने रूखे स्वर में राजू से कहा। आज भी तुम्हारे घर वालों ने मुझे सोने नहीं दिया। सुबह से बस खाना खाना। अरे ऐसी बात नहीं है, वो तो घर की रस्म है, करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब तो सोने दो। माया झल्ला कर बोली। माया, तुम्हें आज की रात भी नींद आ रही है? हाँ, पर मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। सोचा था जब मिलेंगे तो खूब बातें करेंगे। राजू के शब्दों में निराशा थी। देखिए, मैं अभी बहुत थकी हूँ। तुम्हें नींद नहीं आ रही हो तो बाहर चले जाओ। और माया मुंह फेर कर सो गई। राजू निराश था कि उसकी पहली रात के पूरे अरमान धरे के धरे रह गए। आंखों में नींद कहाँ थी। सोचा था दोनों मिलकर खुली छत पर रात भर बातें करेंगे। आने वाले भविष्य के सारे सपने एक ही रात में साथ मिलकर देखेंगे। पर माया ने सारे सपनों पर पानी फेर दिया। वह निराश मन से सो गया। अगली सुबह मुरझाई हुई थी। उदास राजू का चेहरा देखकर विमला जी का मन भी उदास हो गया। वो यही सोचती रही कि कहीं माया से राजू की शादी गलत तो नहीं कर दी हमने। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 बज गए थे। माया अभी तक सो रही थी। कंचन खाना बनाकर स्कूल भी चली गई थी। राजू और राजू के पिता हेमू भी खेतों से वापस आने वाले थे, किंतु माया को सोने से ही फुर्सत नहीं थी। विमला जी ने गुस्से पर काबू रखते हुए माया को आवाज लगाई। माया उठो, माया उठो। कई आवाज़ों के बाद भी माया ने कोई जवाब नहीं दिया। विमला जी उसके कमरे में पहुंच गई। माया उठो, 9 बज गए, उठ रही हूं अभी। माया, क्या तुम्हारे घर में सब ऐसे ही सोते हैं? सब तो नहीं, मैं सोती हूँ। अच्छा माया, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें जल्दी उठकर घर के कामकाज देखने चाहिए। अच्छा, अभी आती हूँ कहकर माया फिर सो गई। विमला जी अपना सा मुंह लेकर वापस आ गई। अब तो ये बातें रोज की थी। माया ना तो घर में किसी को भाव देती और ना ही राजू को पति समझती। पूरा दिन कमरे में ही घुसी रहती। विमला जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 1 साल हो गया था शादी को। एक दिन माया राजू से बड़े प्यार से बोली, सुनो। हाँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, माँ से ले लो। उनसे नहीं, आपसे चाहिए। कितने चाहिए? 20,000। 20,000? राजू के लिए तो 20,000 बहुत अधिक थे। हाँ, इतने पैसे नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? तुम 1 साल से हो इस घर में, क्यों तुम्हें मालूम नहीं? वैसे तुम्हें इतने पैसे किस लिए चाहिए? मुझे गले का हार बनवाना है। अभी पैसे नहीं हैं, जब होंगे मिल जाएंगे। राजू कमरे से बाहर चला गया। माया ने उस दिन के बाद किसी से बात भी नहीं की और ना ही खाना खाया। जब विमला जी को ये बात पता चली तो उन्होंने माया को अपना हार देकर माया के गुस्से को शांत किया। आखिर बाद में भी तो माया का ही था, लेकिन माया ने इसका गलत फ़ायदा उठाया। अब वो बार बार नई नई फरमाइशें करने लगी और सब लोग घर में शांति बनी रहे सोचकर उसकी फरमाइशें पूरी करते रहे। अब ये माया का रोज़ का काम हो गया था। ना जाने क्यों नज़दीकियाँ तो रिश्ते में कभी थी ही नहीं, अब दूरियां भी बढ़ती जा रही थी। माया, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? सब कुछ तो तुम्हारा ही है, फिर क्यों तुम आज तक इस घर को अपना नहीं समझ पाई? एक दिन राजू ने परेशान होकर कहा, मेरा घर है तभी तो यहाँ हूँ, पर यहाँ के लोग वहाँ जैसे नहीं हैं। हर समय पाबंदियाँ, ये मत करो वो मत करो, मुझे ये सब पसंद नहीं। और मैं, तुम्हारी बातों का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है। उल्टा मुझे ही लगता है कि मैं तुम लोगों को पसंद नहीं हूँ। एक काम करो, मुझे मेरे घर भेज दो, ये रोज रोज के झंझट ही खत्म हो। मायके चले जाना ही किसी समस्या का हल नहीं होता। यह घर तुम्हारा है, करना ही क्या है?
थोड़े बहुत काम और सबसे प्यार से पेश आना है। नहीं, मुझे मेरे घर भेज दो, मेरा दम घुटता है यहाँ। मुझे तुम्हारी माँ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर शादी ही क्यों की थी? माँ बाप ने कर दी इसलिए। कोई और पसंद था? अब इन बातों का क्या मतलब? अगर था तो बताया होता। बताती तो क्या शादी ना करते? हाँ। राजू रात भर सो न सका और अगले दिन, माँ, माया के घर खबर कर दो, आकर माया को ले जाएं। उसे मुझसे इस घर से मुक्ति चाहिए। क्या बात कर रहे हो बेटा? समाज में कितनी हंसी हो जाएगी। हाँ माँ, जानता हूँ, पर ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा? वो भी परेशान है, हम भी। माँ, किसी भी घर को अपना समझने के लिए 2 साल का समय बहुत होता है। पर बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी का क्या होगा? क्या होगा माँ? यही सोच लेंगे शादी हुई ही नहीं। और माँ, ये सच भी है, सिर्फ 7 फेरे का नाम ही शादी नहीं है। अगर दिल ना मिले तो इतना सुनकर विमला जी चुप हो गई। वो समझ गई थी कि उनका बेटा परिस्थितियों और किस्मत से हार मान चुका है। अपने बेटे को ऐसी हालत में देख उनका दिल बैठा जा रहा था। 3 दिन बाद माया के पिताजी उसे लेने आ गए। पर शादीशुदा बेटी अगर ससुराल छोड़कर घर आ जाए तो माता पिता को भी समाज को जवाब देना होता है। इसलिए माया के माता पिता भी घबरा गए। उन्होंने अपने दामाद से रूखे स्वर में पूछा, आप मुझसे नहीं, अपनी बेटी से पूछिए, उसे यहाँ क्या परेशानी है? माया, तुम्हें क्या दिक्कत है यहाँ? उसके पापा ने माया से तीखे स्वर में पूछा। कह तो दिया नहीं रहना, मैं इस बंधन में नहीं रह सकती। रात दिन ये मत करो वो मत करो, मेरा दम घुटता है, मुझे आज़ादी चाहिए। बेटा, अब यही तेरा घर है। माया ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। भैया, जब बहू यहाँ नहीं रहना चाहती तो आप ले जाइए। जब कभी उसे लगे कि उसे आना है तो बता देना, हम ले आएंगे। विमला जी ने माया के पिता से कहा तो माया के पिता बुझे मन से माया को लेकर चले गए। उनके जाने के बाद पूरा घर हल्का हल्का सा लग रहा था। जैसी भी थी तो इस घर की बहू ही। राजू, विमला जी और कंचन माया के जाने के बाद बहुत रोए और सब एक दूसरे को समझाते रहे। माया के जाने के बाद राजू ने 2 दिनों तक खाना नहीं खाया। उधर माया के आकर माया बिल्कुल आज़ाद हो गई। माता पिता पहले भी कुछ नहीं कहते थे और अब भी यही सोचते थे कि किसी दिन तो खुद ही बोलेगी, मुझे मेरे घर जाना है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारा दिन पूरे गांव में इधर उधर घूमना और नौकरों पर हुकूमत चलाना। तेज तो थी ही लड़ने में, इसलिए कोई भी कुछ पूछने की हिम्मत ना करता। साल भर होने को आया था। राजू बहुत उदास रहता था, पहले माया के कारण और अब बाहर वालों को जवाब दे देते थक गया था। विमला जी ने तो घर से निकलना भी बंद कर दिया था। एक दिन राजू खेत में पानी चला रहा था, किसी बात को लेकर, पास वाले खेत को लेकर। दीनू से उसका झगड़ा हो गया, बात बढ़ गई और दीनू ने भी सीधे उसकी दुखती रग पर वार कर दिया। दीनू अभी पूरे खेत में पानी पहुंचा नहीं और फिर 1 घंटे की बात है, कम से कम 1 घंटा तो पानी चलने दो। अरे राजू, क्या करोगे खेती करके? बच्चे तो हैं ही नहीं, आगे खेती संभालेगा कौन? अरे औरत को संभाल लेता तो खेती का मजा ही कुछ और होता। वैसे घरवाली चली क्यों गई? राजू के पास दीनू की बातों का कोई भी जवाब नहीं था। चुपचाप घर चला आया। उस दिन खाना भी नहीं खाया। विमला जी ने सोचा परेशान है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन आधी रात को अचानक उनकी नींद खुली तो कुछ आहट सुनकर राजू के कमरे की ओर भागी और वहां जाकर देखा तो राजू ने जहर खा लिया था। विमला जी की चीख पुकार सुनकर घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। रात थी, इतनी जल्दी तो डॉक्टर का मिलना मुश्किल था। कंचन नमक पानी ले आई, राजू को जबरदस्ती पिलाया गया। वो पीना नहीं चाहता था क्योंकि अब तो वो जिंदा ही नहीं रहना चाहता था, उल्टी कर रहा था और बीच बीच में माया को याद कर रोता रहा। फिर माँ का हाथ पकड़कर बोला, माँ, माया को बुला दो, आखिरी बार देखना चाहता हूँ। अपने बच्चे की ऐसी हालत देख राजू के पिता हेमू ने साइकिल उठाई और आधी रात को ही माया के घर का दरवाज़ा खटखटाया। इतनी रात दरवाजे पर कौन हो सकता है? यही सोचते हुए प्रधान जी ने दरवाज़ा खोला। सामने हेमू को देख घबरा गए, वो भी पूरे 1 साल बाद। अरे आप आइए, अंदर आइए। भाई साहब, राजू की तबीयत बहुत ख़राब है और वो बहू को याद कर रहा है। अरे क्या हुआ है उसे? रास्ते में सब बता देंगे।
बस बहू को बोलिए साथ जाने के लिए। पर माया ने रात में जाने से साफ मना कर दिया। कल सुबह जाऊंगी, इतनी रात भला कौन जाएगा। माया तुम्हें साथ में जाना चाहिए। माँ जिद मत करो, मुझे नहीं जाना है बस। माँ ने माया के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। उसके विद्रोह की भाषा और अधिक भड़क गई। कहा ना नहीं जाना है, सब बहाने हैं, कुछ नहीं हुआ है उसे। और आप लोग भी नहीं रखना चाहते तो बता दीजिए, किसी कुएं में कूदकर जान दे दूंगी। माया नहीं गई, लेकिन प्रधान जी साथ में गए और अपने डॉक्टर को भी ले गए। राजू की हालत बहुत खराब थी और वो माया का नाम ही बड़बड़ा रहा था। नमक पानी पीकर उल्टी करने से जहर का असर कम हो गया था। थोड़ी देर बाद राजू सो गया। होश में आने पर माया को ना देख निराश था। उसके मन में माया से मिलने की उम्मीद थी। अब उसे सामने ना पाकर उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। प्रधान जी राजू के मन में माया के लिए इतना प्रेम देख बहुत दुखी हुए। उन्हें दुख था कि उनकी जिद्दी बेटी राजू के प्यार को समझ ना पाई। राजू के पास पूरी रात बैठे रहे और सुबह वापस जाते हुए हेमू के आगे हाथ जोड़ दिए। भाई साहब माफ़ कर देना, मेरी बेटी के कारण आपके बेटे की ये हालत हो गई। पर भाई जी ऐसा कितने दिन चलेगा। विमला जी धीरे से बोली। माया का पिता हूँ मैं। बहन जी बोलना तो नहीं चाहिए, पर मेरे विचार से आप चाहें तो राजू की दूसरी शादी कर सकती हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इतना कहकर प्रधान जी रोते हुए बाहर चले गए। प्रधान जी की बात हेमू को भी ठीक लगी। जो अपने पति को देखने भी ना आई, उससे क्या उम्मीद करना। और फिर राजू के लिए लड़की देखना शुरू हुआ। पहले राजू शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन माता पिता के आग्रह पर तैयार हो गया। बहुत जल्दी ही एक गरीब घर की लड़की से राजू की शादी हो गई। लड़की सुंदर और समझदार थी। बहुत जल्दी ही राजू और उसके परिवार वालों में उसने अपनी जगह बना ली और राजू भी उसके प्यार में खोकर पिछली जिंदगी और माया को पूरी तरह भूल गया। अब माया पूरी तरह आज़ाद थी। सारा दिन इसके उसके घर बैठती और जिस घर में चली जाती वहाँ झगड़ा निश्चित होना था। चाहे वो पति पत्नी हो या सास बहू, झगड़ा तो पक्का था। धीरे धीरे लोग उसे देखकर रास्ता बदलने लगे और कोई ठीक से बात भी नहीं करता। और अगर बात बढ़ जाती तो लोग मायके में रहने का ताना भी मार देते। पर माया जाने किस मिट्टी की बनी थी, उस पर किसी की भी बात का असर नहीं होता। उसकी खास सहेली सोनिया के भाई कल्लू की शादी थी। सोनिया को लेने कल्लू ससुराल जा रहा था। रास्ते में माया मिल गई। अरे कल्लू कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह। माया बोली, दीदी सोनिया दीदी को लेने जा रहा हूँ, अगले हफ्ते शादी है ना, फिर समय नहीं मिलेगा ना, इसलिए शाम तक आ जाऊँगा। अरे पास में ही तो है, आ जाएगी। ऐसा थोड़े होता है, ससुराल वाली है, अपने आप कैसे आ जाएगी, लेने जाना पड़ता है। सब आपकी तरह बहादुर थोड़े होते हैं। इतना कहकर कल्लू चला गया। जाते हुए जो आखिरी बात कल्लू ने बोली वो माया को थोड़ी बुरी लगी, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी और सोचने लगी, हिम्मत तो चाहिए अकेले आने की। पर मेरे भी तो पिताजी लेने गए थे। लेने पर हालात क्या थे ये सोचना माया ने ज़रूरी नहीं समझा। शाम होने तक सोनिया भी आ गई और अगले दिन ही माया से मिलने जा पहुंची। इतने दिनों बाद दोनों सहेलियां मिली तो बहुत खुश हुई। तभी माया की माँ आ गई। कब आई सोनिया। कल शाम को चाची। तुम्हारे वो भी आए हैं। नहीं चाची, वो तो शादी के 2 दिन पहले ही आएंगे। अच्छा, कितने दिन को आई हो। शादी के बाद तो रुक कर जाओगी। नहीं चाची, उनके साथ ही चली जाऊंगी। ससुराल से इतना ही दिन की इजाज़त मिली है। क्यों, अपने घर आने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ेगी क्या। माया बीच में बोल पड़ी। अरे इसमें इजाज़त की क्या बात, वहाँ भी तो ढेरों काम है, जिम्मेदारी है, जाना तो पड़ेगा ही, अपना घर है। सोनिया की समझदारी देख माया की माँ की आंखें भर आई और वो अपनी माया का मुंह देखने लगी। मैं तो आ गई, मेरे बिना तो कोई काम नहीं रुका। उनको तुम्हारी आदत नहीं होगी, मेरे घर वालों को मेरी आदत हो गई है। थोड़ी देर बाद सोनिया चली गई, लेकिन जाते जाते माया का मन में एक बेचैनी छोड़ गई।
शादी की चहल पहल थी, पर सोनिया समय निकालकर माया से मिलने ज़रूर आती। दोनों घंटों गप्पे मारती, लेकिन सोनिया कभी भी माया की ससुराल की बातें नहीं करती, क्योंकि उसने अपनी माँ से माया की पूरी कहानी सुन रखी थी। पर जिस दिन से सोनिया के पति आए, उसने माया के पास आना छोड़ दिया। माया को बुरा लगा। पति के आते ही बचपन की सहेली को भूल गई। शादी का दिन था। माया भी सज धज कर कल्लू के घर पहुंच गई। गले में वही हार पहना जो विमला ने दिया था। हार अच्छा था। सबने पूछा कब लिया। माया क्या बोलती, जवाब देते ना बना कि सास का है, हंसकर रह गई। सोनिया भी खूब सजी। गले में भारी हार तो नहीं था, लेकिन जीवन का असली गहना। उसका पति हर पल उसके साथ था, और सोनिया का चेहरा सोने की तरह दमक रहा था। माया, ये मेरे पति हैं, और सुनिए, ये मेरी सहेली माया है। अच्छा जी, नमस्ते। अकेले ही हैं? हमारे भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे? सोनिया के पति ने पूछा, तो माया को कोई जवाब नहीं मिला। तो सोनिया माहौल को समझते हुए अपने पति को लेकर वहां से हट गई। माया को बहुत बुरा लगा, और वह शादी छोड़कर घर आ गई। और फिर रह रहकर उसे सोनिया का पति और सोनिया याद आ रहे थे। कितनी खुश थी सोनिया। ना ज़्यादा साज श्रृंगार और ना ही कोई गहना, फिर भी सबके आकर्षण का केंद्र थी। लेकिन सजी धजी माया ने सोने का महंगा हार भी पहना। फिर भी क्या था सोनिया के पास जो माया के पास नहीं था? राजू। राजू का चेहरा माया की आंखों के आगे घूमने लगा। यही कमी थी। आज पहली बार माया को लगा कि राजू कितना ज़रूरी था। उसका पति उसके लिए कितना ज़रूरी था, जो उसका सबसे बड़ा साज श्रृंगार था। आज के इस अवसर पर उसे याद आ गया वो दिन जब आधी रात को उसके ससुर जी उसे लेने आए थे। पर उस दिन हुआ क्या था? पिताजी गए तो थे, पर उसने तो माँ से पूछा भी नहीं था कि उसकी ससुराल में हुआ क्या था, उसका पति किस हाल में है। यही सब विचार उसके मन में चल रहे थे। अगले 2 दिन बाद सोनिया भी चली गई, लेकिन एक अकेलापन छोड़ गई। ना जाने क्यों कहीं भी मन नहीं लगता था। माया का बात बात पर गुस्सा आता। सारा गुस्सा घर के नौकरों पर निकलता। समय बीतता, माया गुस्से से बढ़ती चली गई। लोगों की सही बातें भी गलत ही लगती। सोनिया के 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन माया की जीवन की नैया वहीं की वहीं रही। राजू की याद भी आती, पर अपना दुख किसे बताए। उसे पता था कि राजू ने दूसरी शादी कर ली, और राजू के इस निर्णय से तब तक कोई फर्क नहीं पड़ा था। किंतु आज यही सोचती कि काश ऐसा ना होता। एक बार राजू को भी तो आना चाहिए था। अब 10 साल गुजर गए। माया की सुंदरता परिस्थितियों को देखते हुए समय से पहले ही ढल चुकी थी। वो चाहे जितना सज ले, किंतु वो पहले वाली बात नहीं थी। माता पिता भी माया की चिंता में समय से पहले ही चल बसे थे। कोई भी नहीं बचा था। अगर कोई था तो घर में सिर्फ नौकर, वो भी कितनी बात करते। बाहर निकलती तो उसे देख लोग घर के अंदर छिप जाते। अभी भी एक अकड़ बाकी थी। जिसे धन दौलत चाहिए होगी, वो बुढ़ापे में सेवा करेगा। बस यही सोचकर मन को तसल्ली देती, और मन की परेशानी और भाव चेहरे और बातों में ना आने देती। देखते देखते 15 साल और बीत गए। एक दिन दूसरे गांव में मेला लगा था। लोगों से रोज सुनती थी मेले के बारे में, पर जाए तो किसके साथ। लोग मेला देखने जाते, पर उसे साथ लेकर कोई भी ना जाता। ज़रूरत भी नहीं है किसी की। अरे जब मेला अपनी आंखों से ही देखना है, तो फिर क्यों किसी का इंतज़ार करें। जाना भी तो अपने पैरों से ही है। वे यही सोचकर निकल पड़ी। माया मेला देखने बहुत सुंदर था। सब कुछ मिल रहा था। झूला, चाट, पकोड़े, घर गृहस्थी का सामान, कपड़े, सब कुछ था। पहले तो माया ने पेट पूजा की, फिर झूले की ओर बढ़ गई। टिकट लिया और झूले पर बैठ गई। झूलते झूलते अचानक माया की नज़र सामने आगे वाली सीट पर चली गई। एक जाना पहचाना सा चेहरा
गौर से देखा तो दिल की धड़कन तेज हो गई। राजू, हाँ ये तो राजू ही था। साथ में गोरी चिट्टी औरत, शायद पत्नी थी उसकी, और दो प्यारे प्यारे बच्चे जो कि अब बड़े हो चुके थे, राजू के ही होंगे। राजू को देख उसका चेहरा खिल गया, किंतु अगले ही पल साथ वाली महिला को देख मन उदास हो गया। कितना खुश था राजू उस महिला के साथ, और उनके साथ दो बच्चे उनके मधुर संबंध के परिचायक थे। माया झूला रुकने का इंतज़ार कर रही थी, और आज उसका ये इंतज़ार सालों के इंतज़ार से भी ज़्यादा भारी था। झूला रुकते ही वो ज़ोर से चिल्लाई, सुनिए, इधर राजू अपनी पत्नी और बच्चों में खोया हुआ था। और फिर इतनी भीड़ में आवाज़ पहुंचना मुश्किल था। क्या जाने कौन किसको पुकार रहा है। उसके पत्नी और बच्चे तो उसके साथ थे। सुनिए सुनिए करते माया राजू के पास पहुंच गई। अरे इधर राजू, पहचाना? मैं माया। कौन? इतना कहकर राजू ने पलट कर देखा। सामने माया खड़ी थी। वो माया जो किसी ज़माने में उसकी जान हुआ करती थी, उखड़ती सांसों की आखिरी ख्वाहिश हुआ करती थी। वो माया को देख स्तब्ध रह गया। फिर खुद को संभालते हुए अपनी पत्नी से बोला, अहिल्या, ये पहाड़पुर के स्वर्गीय प्रधान जी की बेटी माया है, और तुम आगे चलो, मेला देखो, मैं अभी आता हूँ। माया का परिचय पा अहिल्या मुस्कुराकर सिर झुका दी और आगे बढ़ गई। वो समझ गई थी कि ये माया उसके पति राजू की पहली पत्नी ही थी। और माया, कैसी हो? ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। किसके साथ आई हो मेला देखने? अकेले आई हूँ मेला देखने। मैं दो चार लोग थोड़े ही लगते हैं। हाँ, तुम्हें तो वैसे भी अकेले ही अच्छा लगता है, इसीलिए तो सारी ज़िंदगी अकेले ही काट दी। ताना मार रहे हो? नहीं, तुम्हारी हकीकत बता रहा हूँ। और सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है? माँ पिताजी कैसे हैं? कंचन कैसी है? अब तक तो उसकी शादी भी हो गई होगी। माँ पिताजी याद तो करते होंगे? माया ने बुझे मन से पूछा। माया, तुम कौन सी ऐसी याद छोड़कर आई थी उस घर में जो तुम्हें कोई याद करता? फिर शायद तुम्हें याद ना हो, पर तुम पूरे 25 साल पहले वो घर छोड़कर गई थी, और इन 25 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। तुम तो अपनी दुनिया में इतना खोई थी कि तुम्हें पता भी नहीं कि माँ तुम्हारे जाने के 4 साल बाद ही चल बसी थी। ये सब सुन माया का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों में नमी थी। राजू, मुझे माफ़ कर दो। किस गलती की माफ़ी? तुमने तो वही किया जो तुम्हें सही लगा, अच्छा लगा। जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो रही थी, कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी तुमने, पर किस्मत ने साथ दिया मेरा। जो अहिल्या जीवन में आई, गरीब थी किंतु समझदार थी, मुझे और मेरे घर को संभाल लिया। और फिर भी पागल यही कहती है कि मैंने उसका जीवन संवार दिया। तुम्हें आज़ादी प्यारी थी, मुझे बंधन। देखो आज कौन ज़्यादा सुखी है। और कितना सुनाएंगे? माया ने रुआसी स्वर में कहा। सुनाने वाला अधिकार तो तुमने मुझे कभी दिया ही नहीं था। आज तो मैं तुम्हें वो आईना दिखा रहा हूँ जो इतने सालों में तुम्हें किसी ने नहीं दिखाया। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था माया। मैंने तो मरते वक्त भी तुम्हें पुकारा था, पर उस वक्त भी तुम्हें डर था कि कहीं मैं तुम्हें कैद न कर लूं। तो तुमने मेरे पास मेरे आखिरी वक्त में आकर भी मुझे नहीं देखा। माया, अब शायद तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि हर आज़ादी सुखद नहीं होती। जीवन में रिश्तों का बंधन बहुत ज़रूरी है। एक लड़की के लिए, चाहे मायका हो या ससुराल, उसका मान सम्मान रिश्तों में बंधने में ही है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, और उस मर्यादा में रहकर ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है। हो सके तो मेरी बातें याद रखना। अब चलता हूँ, मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही है। ज़्यादा दूर तक आगे नहीं जा पाएगी क्योंकि वह मेरे प्यार से बंधी है। इतना कहकर राजू वहाँ से चला गया। मैं देखती रह गई। मेरी आंखों में आज पश्चाताप के आंसू थे। मैं खुद को ठगा महसूस कर रही थी, मानो अहिल्या ने मुझसे राजू को ठग लिया हो। मैं बुझे मन से घर आकर आईने के सामने बैठी खुद को दुहाई दे रही थी। समय से इतना आगे निकल आई थी मैं, पता ही नहीं चला। अब मेरे पास अकेलेपन और चेहरे पर झुर्रियों और सफ़ेद बाल के अतिरिक्त कुछ भी ना बचा था।
मेरा आज़ादी के प्रति मोह भंग हो चुका था। आज राजू ने जो कुछ मुझे बोला वो एक एक शब्द बिल्कुल ठीक था। जिस बंधन को मैंने 25 साल पहले ही तोड़कर आज़ादी प्राप्त की थी, आज उसी बंधन में बंधकर राजू कितना खुश है। और मैं क्या हूँ? मैं क्या है मेरा अस्तित्व? आज राजू के पास सब कुछ है, मेरे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ तन्हाई और दुख। मेरी आज़ादी की जिद ने आज मुझे उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जिसकी कोई भी मंजिल नहीं थी। आज मैं बेतहाशा रोई, लेकिन मेरे आंसू साफ करने वाला कोई भी नहीं था। मैंने अपनी जिद के कारण एक एक रिश्ते को खो दिया था। मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर, मेरे पति, सबको खो चुकी थी मैं। साथ थी तो बस ये चार दीवारी जो चीख चीख कर मुझे कोस रही थी। कुछ बंधन ही हमें आज़ादी का सही मतलब समझाते हैं। खुले आसमान में उड़ते आज़ाद पंछी शाम ढलते धरती पर लौट के आते हैं।